आज हम बात करेंगे बहुलकों के वर्गीकरण के बारे में। हाँ, मतलब जो आपके बहुलक होते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, जैसे कि आप मेरा वर्गीकरण बहुत आधार पे कर सकते हो, ऊंचाई के आधार पे, लंबाई के आधार पे, मोटाई के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, मेरी कॉलेज क्वालिफिकेशन के आधार पे कर सकते हो। उसी प्रकार से हम बहुलकों का भी वर्गीकरण बहुत प्रकार से करने वाले। यहाँ पर आपको बहुत प्रकार के आधार पर आप बहुलकों का वर्गीकरण करना है। हाँ, तो जो सबसे पहला करना है वर्गीकरण वो है आपका स्रोत के आधार पे, स्रोत व उत्पत्ति के आधार पे करना है आपको वर्गीकरण। बहुलक क्या होते हैं? देखो, बहुलक होते हैं, जैसे कि यदि मैं बात करूं, सामान्य एग्जांपल की बात करूं जिससे आपको बहुलक अच्छे समझ में आएगा। थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल देखिए। हाँ, थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल, जब उन्हें आप क्या करते हैं, ऐसे एकदम वो बिखरे रहते हैं और उन्हें आप हाथ में लेना और फूंक मार के देखना, पूरे उड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप यही क्या करो, इन जितने भी आपके थर्माकोल के छोटे छोटे बॉल है, हाँ छोटे छोटे, उन्हें यदि इस प्रकार से क्या कर दो, चिपका दो। इस प्रकार से क्या कर दो, चिपका दो। हाँ, जितने भी बॉल है उन्हें इस प्रकार से क्या कर दो, चिपका दो। अब इन्हें क्या करो, फूंक मार के देखो, तो जाएंगे ना तो एक साथ जाएंगे, ऐसे अलग अलग नहीं जाने वाले। हाँ, और जो आप देखते हो, मतलब कि जो आपका थर्माकोल होता है उनमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं। वो जो छोटे छोटे दाने ना, वो यदि अलग अलग रहे तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जब जो पूरा थर्माकोल बन जाता है तो उसमें छोटे छोटे दाने चिपके चिपके रहते हैं, तो वो होता है आपका ये। हाँ, तो इसे कहते हैं हम आपका बहुलक। और ये बहुलक किनसे मिलके बनाए, इन छोटे छोटों से मिलकर बनाए, तो इसे कहते हैं हम आपका एकलक। क्या कहते हैं, एकलक कहते हैं। ये आपके छोटे छोटे क्या हो गए, एकलक हो गए। लेकिन जैसे इन्हें हमने आपस में जोड़े तो ये क्या बन गए, मतलब कि ये कठोर बन गए। बेसिकली इन्हें हम क्या करते थे, ऐसे हाथ में लिए फूंक मारते तो पूरे उड़ जाते, पूरे बिखर जाते। लेकिन जब मैंने इन्हें क्या कर दिया, आपस में इस प्रकार से चिपका दिया, इस प्रकार से चिपका के क्या बना दिया, एक बहुत बड़ा आकृति बना दी। तो अब आप यदि इसे फूंकने जाओगे, मतलब फूकोगे भी, तो ये उड़ेगा नहीं, अभी उड़ने नहीं वाला। आपको थोड़ी ज्यादा फूंक लगानी पड़ेगी यहाँ की तुलना में। यहाँ तो बस थोड़ा सा कर दो, हो जाता था क्या काम, लेकिन यहाँ नहीं होगा। तो ये होता है आपका बहुलक। मतलब बहुलक उसे कहते हैं जो कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो बनता है उसे बहुलक कहते हैं। हाँ, और वो जिन छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है उसे एकलक कहते हैं। मतलब आपके जो बहुलक होते हैं वो एकलकों से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात आई समझ में? जो देखो, यहाँ पर जो आपका एक एकलक है उसका द्रव्यमान बहुत कम था। जब हमने ऐसे बहुत सारे एकलक को जोड़ दिए तो बहुलक बना, तो इसका द्रव्यमान कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो बहुलकों का द्रव्यमान एकलक के द्रव्यमान की तुलना में अधिक होता है। इतनी बात आई समझ में? और देखो क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं आपके, जो आपका बहुलक आपने पढ़े थे पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या आपका एक बहुलक है। पॉलीथीन आपका बहुलक है। तो पॉलीथीन कैसे बनता है, जब आप एथीन को, ये होता है आपका एथीन, जब आप ये जो आपका एथीन है ये हो गया आपका एकलक, ये हो गया आपका एक एकलक। वैसे ही दूसरा, जब आप एथीन लेते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा एथीन लिए तो क्या होता है, डबल से हो जाता है सिंगल, इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली। ये भी क्या था, डबल था, डबल से हो गया सिंगल, इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से एथीन 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 जुड़ती जाती है और आपकी पॉलीथीन बनती है। हाँ, देखो पता है क्या होता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो है ना आपका एथीन जो है, जो कि एथीन है वो कैसी फॉर्म में होती है, गैसी फॉर्म में होती है। एथीन गैसी फॉर्म में होती है। यदि आप इसे हल्की सी भी चिंगारी दे दो ना तो भपक जाती पूरी एकदम। हाँ, लेकिन क्या करें, जब हम इस एथीन को क्या कर देते हैं, आपस में इस प्रकार से मिला देते हैं और क्या बना लेते हैं, पॉलीथीन बना देते हैं। पॉलीथीन बना देते हैं। अब कभी पॉलीथीन को जला के देखना, आसानी से नहीं जलती है ना। तो देखो, जो एथीन आपका पहले एकदम आग देती भपक जाता था, आग देती भपक जाता था। अब जब आपने उसे जोड़ दिए, अब ये आसानी से नहीं जलने वाला। हाँ, मतलब कि जो हम बहुलक ऐसे ही नहीं बनाते, बहुलकों को बनाने का एक पर्पस होता है। और वो पर्पस क्या है कि उनके गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं। पहले आपका गैसी फॉर्म में था, लेकिन जैसे हम बहुत सारे एथीन 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 ऐसे जोड़ते गए तो हमें पॉलीथीन मिली। और वो जो पॉलीथीन थी वो आसानी से जलने पर भी नहीं जलती है, उसका आप उपयोग भी कर सकते हो। इसका काय में उपयोग करते है ना। इसलिए बेसिकली हम बहुलकों का निर्माण करते हैं। पहले ये आसानी से उड़ जाते थे, लेकिन जब हमने इन्हें जोड़ दिए अब ये आसानी से नहीं उड़ते। एथीन पहले आसानी से जल जाती थी, जैसे हमने पॉलीथीन बनाए जोड़ के, अब ये आसानी से नहीं जलने वाली है।
हाँ, तो बात समझ में आई। बेसिकली क्या होता है आपका बहुलक, क्या होते हैं एकलक, एकलकों से मिलकर बने होते हैं बहुलक। जो आपके एकलक होते हैं, मतलब एकलक होते हैं वो छोटे छोटे अणु रहते हैं, जब वो अलग अलग रहते हैं तो उनमें उनके जो गुणधर्म होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जैसे उन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो इनके गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, मतलब बहुलकों का निर्माण करने से कुछ विशेष प्रकार के गुणधर्म उत्पन्न हो जाते हैं। इतनी बात समझो। हाँ, तो ये क्या होते हैं आपके एकलक, ये क्या होता है बहुलक। एकलकों से मिलकर बहुलकों का निर्माण होता है। हाँ, देखो जो हम सबसे पहला करने वाले बहुलकों का वर्गीकरण वो करने वाले स्रोत व उत्पत्ति के आधार पे। हाँ, देखो स्रोत व उत्पत्ति के आधार पे जो आपके बहुलक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। हाँ, जो आपका पहला प्रकार होता है वो होता है प्राकृतिक बहुलक। हाँ, अब बताओ प्राकृतिक बहुलक कैसे बहुलक होंगे? ऐसे बहुलक जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, ऐसे बहुलक जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे कि यदि मैं इसका अच्छा सा एग्जांपल बताना चाहूँ तो वो है आपका प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर कैसा बहुलक है आपका? प्राकृतिक बहुलक। हाँ, क्यों? क्योंकि जो आपका रबर है ना, देखो क्या होता है, आपका रबर का एक पेड़ होता है। हाँ, रबर का पेड़ जानते हो? तो उस रबर के पेड़ में एक आपका पदार्थ रहता है लैक्टेस, है ना, या लैटेक्स, सॉरी लैटेक्स। रबर का जो पेड़ होता है उससे हमें लैटेक्स प्राप्त होता है, और जो लैटेक्स होता है वो काफी चिपचिपा होता है। हाँ, उसी से आपका रबर बनाया जाता है। हाँ, तो प्राकृतिक रबर, ये जो आपका लैटेक्स होता है उसी से बनाया जाता है। हाँ, तो जो लैटेक्स है वो कहाँ पाया जाता है? रबर के पेड़ में। और पेड़ कैसा है? प्राकृतिक। मतलब कि जो आपका प्राकृतिक रबर है वो एक ऐसा बहुलक है जो कि प्रकृति में पाया जाता है। हाँ, तो प्राकृतिक बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं आपके दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार होता है आपका कृत्रिम बहुलक। अब कृत्रिम बहुलक क्या होंगे? ऐसे बहुलक जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ऐसे बहुलक जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पॉलीथीन। उसके बाद संश्लेषित रबर। जब के संश्लेषित रबर होते हैं, संश्लेषित रबर मतलब आपने नियोप्रीन पढ़े हो, जो नियोप्रीन बहुलक होता है वो आपका संश्लेषित रबर है। हाँ, जो आपने ब्यूना एस पढ़े हो, हाँ ब्यूना एस, ये भी आपका संश्लेषित रबर है। ब्यूना एन, ये भी आपका संश्लेषित रबर है। तो नियोप्रीन, ब्यूना एस, पॉलीथीन, ये सभी प्रकृति में नहीं पाए जाते, इन्हें हमने बनाए हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कृत्रिम बहुलक कहलाते हैं। बात है समझ में? अब तीसरा है आपका अर्ध कृत्रिम बहुलक या अर्ध संश्लेषित बहुलक। हाँ, अब बताओ प्राकृतिक रबर मतलब ऐसे बहुलक, सॉरी प्राकृतिक बहुलक मतलब जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। कृत्रिम मतलब जो कि हमने बनाए मनुष्य द्वारा। अर्ध कृत्रिम क्या होंगे? जो कि हाँ प्राकृतिक भी होंगे और कृत्रिम भी होंगे, मतलब जिन्हें आप प्रकृति द्वारा प्राप्त करते हो लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके आप उसे अच्छा बनाते हो। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपके वल्कनीकृत रबर की, हाँ अभी आगे हमें पढ़ना है वल्कनीकृत रबर। हाँ, ये जो आपका वल्कनीकृत रबर है ये आपके अर्ध कृत्रिम बहुलक या अर्ध संश्लेषित बहुलक का अच्छा एग्जांपल है। आपको मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, जो आपका रबर का पेड़ होता है ना, उससे जो हमें लेटेक्स प्राप्त होता है वो कैसा होता है? बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है। यदि उसे आप गर्म प्रदेशों में ले जाते हो तो क्या होने लगता है? बेसिकली ये आपका पिघलने लगता है, गलने लगता है। हाँ, और रबर हमारा बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि केवल यदि हमने इसे गर्म प्रदेशों में ले जाए, जो भारत एक गर्म प्रदेश है, हाँ यहाँ बेसिकली तापमान अधिक ही होता है। यदि आप इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहां पर तापमान कम मिलता है, इसलिए वहां के लोग आपको गोरे दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन भारत जैसे देश में यदि आपने लेटेक्स को लाए, गर्म तापमान रहेगा, यहाँ का अधिक तापमान रहेगा, ये आपका अपने आप पिघल जाएगा। हमारा जो प्राकृतिक रबर है वो काम का ही नहीं रहेगा। हाँ, तो जो आपका प्राकृतिक रबर होता है ऐसे मतलब कि इसे यदि हम गर्म प्रदेशों में ले जाएंगे तो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। हाँ,
तो हाँ, ठंडे प्रदेश में बहुत काम आएगा, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, तापमान कम होता है तो बेसिकली रहता है। आप समझ सकते हो जैसे कि बर्फ है, बर्फ को आप समझ सकते हो प्राकृतिक रबर। जैसे आप बर्फ को गर्म प्रदेशों में ले जाओगे पिघल जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों में तो ठीक है, बर्फ काम में आएगी, प्राकृतिक रबर काम में आएगी। हाँ, तो गर्म प्रदेशों के लिए क्या करते हैं, प्राकृतिक रबर में बाहर से हम क्या मिला देते हैं, सॉरी मिलाते नहीं है, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिससे आपका वल्कनीकृत रबर बनता है। और ये वल्कनीकृत जो रबर होता है, अब वो कहां पर भी तैयार रहता है, गर्म प्रदेशों में भी आप उसे उपयोग में ला सकते हो। हाँ, तो जो आपका वल्कनीकृत रबर था बेसिकली वो प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, लेकिन हम उसमें मानव द्वारा बाहर से सल्फर को मिलाया जाता है। हाँ, तो ये कैसा बहुलक हो गया, अर्धकृत्रिम। पाया जाता प्रकृति में ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए हम बाहर से उसमें सल्फर मिलाते हैं। मतलब कि हमने अपना हस्तक्षेप कर दिए, मानव ने अपना हस्तक्षेप कर दिए, मतलब ये आधा प्राकृतिक है आधा कृत्रिम है। इसलिए जो आपका वल्कनीकृत रबर होता है वो कैसा रबर, वो आपका अर्धकृत्रिम बहुलक है। बातें समझ में? बेसिकली हमें वल्कनीकृत रबर को अभी अच्छे से पढ़ना भी है, अलग से टॉपिक है कि वल्कनीकृत रबर क्या होता है। हाँ, लेकिन आपका एक एग्जाम्पल है अर्धकृत्रिम बहुलक का। देखो नेक्स्ट है संरचना के आधार पर। हाँ, मतलब अब हम बहुलकों का वर्गीकरण करेंगे संरचना के आधार पे। देखो हम सभी जानते हैं जो कि आपके बहुलक होते हैं वे किनसे मिलकर बने होते हैं, एकलकों से मिलकर बने होते हैं। हाँ, तो अब बेसिकली हमें बहुलकों के अंदर जाना है, उनकी संरचना देखना है, उसके आधार पे वर्गीकरण करना है, संरचना के आधार पे वर्गीकरण। तो देखो जो आपका सबसे पहला बहुलक होता है वो होता है आपका रेखीय बहुलक। हाँ, देखो क्या होता है, रेखीय बहुलक में जो आपकी एकलक होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं। जो आपके एकलक होते हैं वो इस प्रकार से आपकी सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं। हाँ, इस प्रकार से आपकी सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं और आपकी ऐसी श्रृंखला बनाते हैं। हाँ, ये होते हैं आपके रेखीय बहुलक। जैसे कि यदि मैं एग्जाम्पल उदाहरण की बात करूं तो जो आपका पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाँ, वो उसमें जो आपके इस प्रकार से एकलक होते हैं उनमें श्रृंखला के रूप में रहते हैं ऐसे। और जो आपकी देखो जो आपकी पॉलीथीन है ना, पढ़े हो ना आपने, वो दो प्रकार की होती है। पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, मैंने पढ़ाया नहीं हूँ, बता देता हूँ अच्छे से आपको मैं। एक तो होती है आपकी उच्च घनत्व वाली और एक होती है आपकी निम्न घनत्व वाली। दो प्रकार की पॉलीथीन होती है, एक उच्च घनत्व वाली, एक निम्न घनत्व वाली। अंतर कुछ नहीं रहता, पॉलीथीन जैसे बनना है ना, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन भी आपके एथिन से बनती है, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन भी आपके एथिन से बनती है। दोनों ही एथिन से बनती, बस हम जो उत्प्रेरक लेते हैं वो अलग अलग लेते हैं। हाँ, उत्प्रेरक हम अलग अलग लेते हैं, अंतर बस यही है, बाकी वही है उच्च घनत्व निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, एथिन से बनती दोनों। तो याद रखना जो आपकी उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन होती है वो किसका एग्जाम्पल है, आपकी रेखीय बहुलक। उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन रेखीय बहुलक का एग्जाम्पल है। हाँ, अब देखो जो आपके रेखीय बहुलक होती है इनकी जो तनन सामर्थ्य होती है वो कैसी होती है, उच्च होती है। हाँ, और जो गलनांक होते हैं वो भी कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। दोनों ही चीज, तनन सामर्थ्य मतलब तनने की क्षमता, ये भी उच्च होती है, और जो आपके गलनांक होते हैं वो भी उच्च होते हैं। अब कैसे, देखो जैसे हम बात कर लेते बालों की बात कर लो आप। हाँ, जो आपके बाल रहते हैं वो इस प्रकार से एकदम पास पास रहते हैं। तो यदि आप इन्हें क्या करते हो, एक प्रकार से बालों को धुल लिए, उसके बाद क्या कर लिए, सुखा लिए, उन्हें अच्छे से सेट कर लिए, उसके बाद वो कठोर हो जाते हैं। आप ऐसा होते हैं तो ऐसा समझ सकते हो, उसे समझ सकते हो, श्रृंखला के रूप में होते हैं। तो इनकी जो तनन सामर्थ्य होगी वो भी उच्च होगी और जो गलनांक होगा वो भी उच्च होगा। दूसरा है शाखित श्रृंखला बहुलक। इनमें क्या होगा, जो एकलक इकाइयां होगी, देखो क्या होता है, इसके पहले हमने क्या पढ़े, रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक में क्या होता था, जो आपकी एकलक इकाइयां वो रेखीय श्रृंखला के रूप में रहती थी, सीधी श्रृंखला के रूप में रहती थी, इस प्रकार से रहती थी। तो इसमें क्या होता है, शाखीय श्रृंखला बहुलक में जो आपकी ये मुख्य श्रृंखला हो गई, इनसे क्या निकली रहती है, ऐसे शाखित श्रृंखला। जैसे आप देखते हो पेड़ों में तना होता है, उससे एक शाखा निकली रहती है, उससे और शाखा निकली रहती है, फिर उससे और शाखा निकली रहती है। हाँ, तो शाखीय श्रृंखला बहुलक भी ऐसे होते हैं जिनमें जो आपकी एकलक इकाइयां होती है वो तो रेखीय श्रृंखला के रूप में होती है, लेकिन इन श्रृंखलाओं से जब आपकी शाखित श्रृंखला निकल जाती है, ऐसे क्या निकल जाती है, शाखित श्रृंखला निकल जाती है, तो इसे हम क्या क्या कहते हैं, अब आपका
साखी श्रृंखला बहुलक। हाँ, तो बेसिकली साखी श्रृंखला बहुलक में जो एकलक इकाइयां होगी वो रेखीय श्रृंखला के रूप में होगी, लेकिन जो रेखीय श्रृंखला से बहुत सारी आपकी इस प्रकार से शाखा निकली रहेगी, शाखित श्रृंखला निकली रहेगी। हाँ, ये आपका क्या हो गया, साखी श्रृंखला बहुलक। हाँ, अब इनकी जो तनन सामर्थ्य होती ना वो क्या होती है, निम्न होती है। हाँ, तनन सामर्थ्य भी निम्न होती है और इनके जो गलनांक होते हैं वो भी निम्न होते हैं, निम्न गलनांक। हाँ, निम्न गलनांक मतलब यदि इन्हें गलाना है तो बहुत आसान है, बहुत ही कम तापमान देना पड़ेगा, गल जाएंगे। जैसे जो आपकी निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन होती है उसको बहुत ही कम तापमान दे दो, वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो इसी का एग्जाम्पल है कि उसमें जो आपको एकलक इकाइयाँ दिखेगी, जो आपकी मुख्य श्रृंखला होगी उससे आपकी शाखाएं निकली रहेगी। हाँ, तो इसमें शाखा निकली रहती है। देखो थर्ड है आपका तिर्यक बंधित बहुलक। देखो तिर्यक बंधित बहुलक में क्या होती है, हमने रेखीय बहुलक पढ़े थे, उनमें क्या होती है आपकी इस प्रकार से रेखीय श्रृंखला होती है, जो आपकी एकलक इकाइयाँ होती है वो रेखीय श्रृंखला के रूप में रहती है। हाँ, तो क्या हो यदि इन रेखीय श्रृंखलाओं के बीच में क्या बन जाए, प्रबल रासायनिक बंध बन जाए। इस प्रकार से क्या बन जाए, प्रबल रासायनिक बंध बन जाए, ये आपकी प्रबल रासायनिक बंध है। तो इस प्रकार जो बहुलक प्राप्त होता है उसे कहते हैं तिर्यक बंधित बहुलक। हाँ, अब जालक्रम बहुलक क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि देखो क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार का जाल निर्मित हो जाता है। यदि मैं इस प्रकार से आप बहुत सारी एकलक इकाइयों को देखते हो तो यहाँ पर प्रबल रासायनिक बंध बनने के कारण यहाँ एक प्रकार से एक जाल बन जाता है। हाँ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जालक्रम बहुलक भी कहते हैं। हाँ, तो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे बहुलक जिनमें जो आपकी एकलक इकाइयाँ होती जो कि रेखीय श्रृंखला के रूप में होती है, जब उनके बीच में प्रबल रासायनिक बंध बन जाते हैं। हाँ, या तिर्यक बंध बन जाते हैं। देखो ये एक प्रकार के आपके तिर्यक बंध है, तिर्यक बंध बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उन्हें तिर्यक बंधित बहुलक कहते हैं, और यहाँ एक प्रकार से जाल निर्मित हो जाता है, इसलिए इसे जालक्रम बहुलक भी कहते हैं। हाँ, तो जो आपका बेकेलाइट होता है वो आपका इसी प्रकार का बहुलक है। उसमें आपको क्या देखने मिलेगी, ऐसे बहुत प्रकार का एक जाल बना हुआ मिलेगा बेकेलाइट में।